हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट सम नंबर 14। ठीक है, हम लोग सम नंबर 14 स्टार्ट करने वाले। इसमें एक छोटा सा इक्विटीज का बाइफरकेशन वाला सम है ये, तो इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग इसमें होता क्या है और कैसे होता है ये सम। बाकी सब चीज़ों में तो बहुत सिंपल है, इस सब में सारी चीज़ें सिंपल है, बस इसमें इक्विटी शेयर्स को कैसे बाइफरकेट करना है लास्ट में। जो हम लोग इक्विटी शेयर्स को छोड़ देते थे ना, अभी उसको कैसे बाइफरकेट करना है वो हम लोग ये सब में देखने वाले हैं। मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका एपी क्रिएटर्स चैनल पर स्वागत है। और मुझे पता है अभी आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लियोगे, लाइक तो वीडियो को आप लास्ट में कर ही दोगे और शेयर भी कर दोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14 से। तो सम नंबर 14 में क्या बोलते हैं? सम नंबर 14 में फर्स्ट, the summarized balance sheet of Full Stop Limited as on 31st March 2017 begin the date of winding up is as under। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जो बैलेंस शीट का डेट क्या है? बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2017। ये बैलेंस शीट का एंड डेट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एंड डेट ये हो गया। और अभी किसका? ये फुल स्टॉप लिमिटेड। तो इधर पर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा क्या? फुल स्टॉप लिमिटेड। ठीक है, फुल स्टॉप लिमिटेड हो गया। देन नेक्स्ट इसके एसेट्स देख लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में क्या क्या दिए? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट्स एंड पीएनएल दिया है। पीएनएल हम लोग लेते नहीं है और कैश इसमें दिए ही नहीं है, तो कैश का इस बार टेंशन है ही नहीं हमें सब में। लाइबिलिटीज देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल में दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर दिया गया है, इक्विटी शेयर्स, दो तरीके के इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जिसका वैल्यू 3,000 है। 5,000 इक्विटी शेयर जो दूसरा वाला है उसका वैल्यू दिया है 2,50,000। ठीक है, पहला वाला 60 रुपीज़ पेड अप है, सेकेंड वाला 50 रुपीज़ पेड अप है। देन उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम 10% डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, हाँ ये सब में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया है। देन बैंक ओडी, देन ट्रेड क्रेडिटर्स। देन उसके बाद में एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट में क्या बोलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए अरियर्स में है। बाय 31 मार्च 2017 दी एसेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलोज। एसेट्स अभी रियलाइज मतलब क्या? जिसको बेच के पैसा हमारे पास आया, जो पैसा बेचा और उसका पैसा हमारे पास आया, उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसीट्स में हम लोग अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या? हमारे जितने भी एसेट्स है, तो हमारे कौन सा एसेट्स है? तो 2 एसेट्स। सबसे पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹6,20,000। देन उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज स्टॉक 3,10,000। देन उसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का है 7,10,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है बुक डेट्स, मतलब बैड डेट, सॉरी डेटर्स। तो बुक डेट्स कितने हैं हमारे पास? 6,60,000। बुक डेट इट 6,60,000। देन उसके बाद में क्या बोलते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर 86,000। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ये सब में 86,000। द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 2% ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। बस इतना सही है, सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट और सबसे अच्छा। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या बोलते हैं कि 2% है, एक ही सेंटेंस है सिर्फ, 2% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। बस हो गया। तो जो भी आएगा वो, अभी एसेट्स हम लोग ने ये सारे बेचे, इसका मार लेंगे हम लोग 2%, तो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग अभी करते करते ही चलते। तो क्या क्या एसेट्स बेचे हम लोग ने? प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा 6,20,000 प्लस 3,10,000 स्टॉक का, देन प्लस प्लांट एंड मशीनरी का 7,10,000, देन प्लस बुक डेट्स का 6,60,000। कितना आया? 23 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2% ऑफ इसके जगह पे 23 लाख, सॉरी 23 लाख रुपीज़ है। तो 23 लाख रुपीज़ आएगा। तो अभी 23 लाख रुपीज़ का मैं क्या कर लूँगा? सीधा सीधा 2%, तो इंटू 2%, तो कितना आएगा? 40, विच इज़ इक्वल टू ₹46,000। ठीक है, तो ये आगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन और बस हो गया। इतना सा ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का पार्ट था इसमें। नेक्स्ट क्या बोलता है? इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन।
इज ₹67,000। ये एक थोड़ा न्यू एडजस्टमेंट है, वो इसमें मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, लिक्विड इनकम टैक्स का है, ठीक है, 67,000। आगे ये बोलता है अज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 मार्च 2017। पेमेंट कभी हुआ? 31 मार्च 2017 को पेमेंट हुआ, और बैलेंस शीट कभी खत्म हो रहा था हमारा 31 मार्च 2017। मतलब क्या, हमारा बैलेंस शीट का डेट एंड डेट ऑफ लिक्विडेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या, कुछ डिफरेंस ही नहीं है मंथ्स के बीच में, 1-2 महीना ऊपर नीचे है नहीं। अगर 1-2 महीना ऊपर नीचे होता तो हम लोग को उसके लिए इंटरेस्ट मारना पड़ता डिवेंचर्स के लिए, या कोई भी सिक्योर्ड लोन होता उसके लिए, समझा? तो अभी वो है नहीं इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट और लिक्विडेशन का डेट, पेमेंट का डेट सेम है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज पे करने से। तो हम लोग को सारे एसेट्स तो आ गए, इसके अंदर कैश था नहीं, बैलेंस शीट हमने पहले देख लिया। तो अभी हम लोग सीधा लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पे करेंगे? लीगल चार्जेस। क्या ये सब में आपको लीगल चार्जेस दिया गया था? नहीं दिया था। सेकेंडली हम लोग क्या पे करते हैं? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था, हाँ, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और कमीशन कितना हमने निकाला? 46,000। तो इधर पे ये आ जाएगा 46,000, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या हम लोग पे करते हैं? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद सीधा सीधा हम लोग क्या पे करते हैं? डिबेंचर्स को, है ना। डिबेंचर्स को पे करते हैं कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद हम लोग पे करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को, हाँ। तो इसके बाद क्या जाएगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम लोग को दिया है, हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर 86,000। तो सीधा सीधा मैं 86,000 पे कर सकता हूँ क्या? तो इसको देखना पड़ेगा ना। तो इसके पहले क्या करूँगा? एसेट्स का टोटल करके देख लूँ कि मेरे पास कितना पैसा आया, तो उससे ही मैं पे कर पाऊँगा ना। तो पहले कितना? 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000। तो इसका टोटल किया तो 23 लाख रुपीज़ आ रहा है। 23 लाख है मेरे पास, उसमें से मैं 46,000 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच रहा है? 22 लाख बच रहा है। तो उसमें से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है? 86,000 का ही है। 22 लाख है ना, 86,000 ही पे करना है, पे कर देंगे, उसमें क्या। तो 86,000 मैंने कर दिया पे, तो इधर पैसे भी चले जाएगा। तो 86,000 माइनस हो गया, तो अभी कितना बचा? 21 लाख बचा है। ये करने के बाद कितना बचा? 21 लाख रुपीज़ बचा है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद हम लोग नॉर्मली क्या पे करते हैं? डिबेंचर्स पे करते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें डिबेंचर्स भी पे करेंगे। डिबेंचर्स के पहले हम लोग इनकम टैक्स को पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स है ना हमारी प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है। अगर हम लोग तो सबसे पहले है ना, जो भी गवर्नमेंट, जो भी कंपनीज एक्ट वाला, अभी ये दोनों क्यों देते हैं हम लोग? कंपनीज एक्ट वाला अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर को, तो इसीलिए सबसे पहले लिक्विडेटर को पैसे जाता है। जैसे ही इसका होता है ना, उसके बाद में गवर्नमेंट बोलती है भाई तू पहले टैक्स भर। तो उसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे? इनकम टैक्स पे करेंगे, फिर उसके बाद में डिबेंचर्स होल्डर ये सब को पे करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? टू इनकम टैक्स पेएबल वाला था। तो टू इनकम टैक्स ऑन लिक्विडेशन, वो था ₹67,000 का, तो 67,000 पे कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, 21 लाख रुपीज़ है ना, तो माइनस 67,000, 21 लाख अभी भी बचा है। देन उसके आगे नेक्स्ट क्या पे करेंगे? अभी हम लोग डिबेंचर्स पे कर लेंगे सीधा सीधा। तो सब में डिबेंचर्स थे क्या? हाँ, सब में डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर्स, उसका वैल्यू कितना है? 2,10,000। 2% डिबेंचर्स 2,10,000। तो पैसा है, हाँ बहुत है, इसमें से माइनस 2,10,000 कर दिया। अभी डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट था क्या? लेट्स सी, नहीं, डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो वो नहीं आएगा। अभी इसके बाद में क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम लोग को सब में ही बोल दिया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,05,000 का है, ठीक है। तो मेरे पास पैसा है 18 लाख से 1 लाख ही पे करना है, तो माइनस 1,05,000, 17 लाख रुपये सभी भी बचा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्या पे करते हैं हम लोग? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ना। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है क्या इसके अंदर? देखते, हाँ है। क्या है? ट्रेड क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट दो है। तो इसके बाद पहला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या? ट्रेड क्रेडिटर। तो ट्रेड क्रेडिटर पे कर देते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? तो ट्रेड क्रेडिटर्स हम लोग को दिया है 6 लाख रुपीज़, हम लोग यहाँ 17 लाख रुपये है ना, तो 6 लाख तो आराम से पे कर ही सकते हैं हम लोग। तो इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस 6 लाख, बच रहा कितना है? 11 लाख बच रहा है अभी भी।
देन अभी इसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे, अभी ये देखना बैंक ओडी भी है ना हमारा अनसिक्योर्ड ही होता है, तो इसके लिए ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद पे होगा, ठीक है। तो टू बैंक ओडी पता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसा निकाल लेके हम लोग क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड पता है ना, एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं 10,000 20,000, तो वो क्या होता है बैंक ओडी, समझा। तो बैंक ओडी हम लोग कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,85,000, तो 4,85,000 में आराम से पे कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे थे, 11 लाख थे, 4,85,000 पे किया, तो माइनस 4,85,000 कितना बच रहा है, 7 लाख अभी भी बच रहा है। तो अभी इसके बाद कोई अनसिक्योर्ड और है क्या, देख लेते। डिबेंचर्स तो सिक्योर्ड हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओडी हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया। अभी इसके बाद बचे हमारा शेयर्स बचा है खाली, ठीक है। तो अभी शेयर्स क्या, अभी सबसे पहले किसको पे करते हैं हम लोग, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, और इसके अंदर भी क्या अरियर्स है ना, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अरियर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, तो कैसे इसको कितना बोलते हैं, पहले बोलता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का अरियर्स में है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा जो प्रेफरेंस का वैल्यू दिया है 5 लाख, उसके ऊपर 3 ईयर्स बोला है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू क्यूमुलेटिव का परसेंटेज दिया है 10, प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ही दिया 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो 10, तो मेरे पास अभी बच रहा है कितना है, 7 लाख कितना बच रहा है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। देन अभी ये क्या 5 लाख इंटू 3 इंटू 10% कितना आ रहा है, 1,50,000, तो इधर पे मैं क्या कर लूँगा, 1,50,000 पे कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले कितना था, 7,01,000 का, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 1,50,000, तो मेरे पास कितना बच रहा है, 5,51,000 बच रहा है, ठीक है। 5,51,000 मेरे पास अभी बच रहा है, तो इसके बाद मैं क्या पे करूँगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का था वो कितना था, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो मेरे पास पैसा कितना है, 5,51,000 है ना, तो ये 5 लाख ही करना कर सकते हो, तो 5 लाख पे कर दिया, तो इसमें से भी माइनस हो जाएगा 5 लाख, तो बचा कितना 51,000, तो जो भी लास्ट में किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, जितना बचा मेरे पास बचा कितना 51,000, तो 51,000 पूरा चल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को, ठीक है। तो अभी इसमें है ना, अभी हम लोग को जब सब में देखेंगे ना हम लोग, तो हम लोग के पास 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा इसका वर्किंग बनता है, वो वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग का हम लोग को मार्क्स है, क्योंकि हम लोग को दिखाना पड़ता है कि किसको कितना पैसे दिए है, किससे कितना पैसा लिया है, ठीक है। तो अभी इक्विटी शेयर्स है ना, इसके अंदर 2 तरीके के दिए, क्या दिया है, सो पहला इसमें दिया है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को पूरा बोर्ड लगेगा। पहला ये लोग बोलते हैं कि 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹60 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप, समझा। ये क्या बोलते हैं कि ये जो शेयर है ना, एक जो शेयर है 5,000 रुपीज़ का, इसका वैल्यू कितना है, 100 रुपये, इसका फेस वैल्यू 100 रुपये इसका वैल्यू है, और इसमें से है ना जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों ने सिर्फ ₹60 ही पे किए हैं, मतलब क्या 40 रुपीज़ रिमेनिंग बचा है, ठीक है। ये एक इक्विटी शेयर का बोलता है। सेकेंड वाला जो इक्विटी शेयर है वो बोलता है उससे कितना 5,000 क्या है, शेयर्स है, ठीक है। 5,000 शेयर्स में उसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है, ₹100 ही है, इसका भी सेम, ठीक है। बट ये वाले जो इक्विटी शेयर्स है ना, इसे बोलते हैं कि 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, इसका मतलब इसमें से है ना सिर्फ ₹50 ही हमने हमारे शेयर होल्डर से लिए हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ ₹50 ही हमें पे किए हैं, बचा हुआ जो 50 है वो रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये रिमेनिंग हम लोग कभी मांगते थे जब भी ऊपर किसी को हम लोग पैसे नहीं दे पाते थे। सपोजिंगली अभी इधर हम लोग को इतना हो गया, हम लोग इधर पे 5,51,000 था, सपोज इधर पे हम लोग के पास सिर्फ 4 लाख ही होता और हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना 5 लाख रुपया पे करना था, तो जो बचा वो 1 लाख होता ना, वो मैं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के पास से मांग के देता हूँ, समझा। अभी कैसे होगा, इसका जो नेक्स्ट सम होगा वो मैं उसी के ऊपर कराऊंगा, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझा। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि जब भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स
फुल्ली पेड अप नहीं होगा ना। फुल्ली पेड अप मतलब क्या, 100 रुपये का था, कंपनी ने पूरा 100 का 100 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से ले लिया है, समझा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, 100 रुपये का शेयर है, बट मैंने लिया कितना, 60 रुपये और 50 रुपये ही लिए, तो 40 और 50 रुपये बचा हुआ है ना। तो क्या कंपनी अभी लेगा क्या, कि कंपनी को किसी को और को देखना है, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बचे थे ना, तो अभी वो लोग से ही लेके वो लोग को ही देगा क्या, इससे नहीं देगा। वो कंपनी क्या करेगा, सिर्फ जो है तुम ले लो, बाकी सब भूल जाओ, समझा, बाकी तुम लोग मेरे को मत दो, वैसा। तो अभी इसके लिए क्या, अभी ये तो पता चल गया कि ये लोग ने इतना पे किया था, ये लोग ने इतना पे किया था, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर के पास 51,000 जाएगा। बट दो तरीके के इक्विटी शेयर, अभी किसको कितना लॉस हुआ वो देखना पड़ेगा ना, या किसको कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों में से, ये दोनों में से इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, वो देखना पड़ेगा ना। तो वो देखने के लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट बहुत सिंपल है, मैंने एक इसका फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट को याद कर लेना थोड़ा अच्छे से, तो पूरा डाउट है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट, अभी इसके फॉर्मेट में क्या नॉर्मल सा ही है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, कोई भी हो वो, इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, जितना भी अमाउंट मेरे पास अवेलेबल होगा, क्या करेंगे, माइनस अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कितना उनको पे करना बचा है, मतलब कितना पे करना है उतना, और अमाउंट अवेलेबल मतलब कि हमारे पास जो हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे ना, कितना पैसा बचा है लास्ट में वो। देन उसके बाद में ठीक है, इतना अभी के लिए करते, उसमें से हम लोग करेंगे इसको माइनस कर देंगे, समझा। जितना हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, इसमें से माइनस अमाउंट अवेलेबल। तो अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या, तो हम लोग के टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं वो देखने का, मतलब कि जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको उतना पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। तो हम लोग के इक्विटी शेयर होल्डर्स जो एक था ना ये वाला, इसका टोटल वैल्यू था 3 लाख रुपीज, और जो दूसरा था ये वाला, इसका था 2,50,000 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब कि ये पूरे टोटल के ही बचे हुए हैं, दोनों के दोनों, दोनों को पे करना है ना यार, तो दोनों के दोनों बचे ना, तो दोनों के दोनों पैसे 3 लाख प्लस 2,50,000, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 5,50,000 रुपीज देना बचा है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना अमाउंट देना बचा है, 5,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को रुपीज देना बचा है। उसमें से मैं दूंगा कितना अवेलेबल था मेरे पास, जो इधर का आंसर है 51,000 ही अवेलेबल था ना, तो मैं माइनस इतना करूंगा 51,000 से, ठीक है। तो जो भी बचेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब क्या, मेरा लॉस, इतना देना था शेयर होल्डर्स को, मिला कितना, इतना ही, मतलब बचा हुआ क्या होगा, शेयर होल्डर्स के लिए लॉस हो गया ना। अभी आपको 100 रुपया आपने किसी को, अपने फ्रेंड को उधारी दिए थे, ठीक है, अपने फ्रेंड को 100 रुपया दिए, बट उसने आपको 10 रुपये ही रिटर्न में दिया, मतलब क्या 90 रुपीज़ लॉस हो गया ना आपका। अभी वो बोलता है भाई 10 के आगे मिल नहीं दे रहा है, तू निकल ले चल, तो क्या हुआ इसका मतलब 90 रुपीज़ आपको क्या हुआ, लॉस। तो वही लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। तो इसके बाद में जो भी आपको आएगा हो जाएगा डेफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी डेफिशिएंसी क्या, तो 5,50,000 माइनस 51,000 कर लेने का नॉर्मल सा, माइनस 51,000 तो कितना आया, 4,99,000 कितना आ रहा है, 4,99,000 का अमाउंट का, मतलब इतने रुपीस का मेरे को क्या हुआ है, लॉस हुआ शेयर होल्डर को, कितना हुआ, 4,99,000 का लॉस हुआ। तो अभी ये लोग को इतने पैसे 40 रुपये देना बचा था ना, कितने शेयर्स पे, 5,000 शेयर्स पे, और इधर कितना बचा हुआ था, 50 रुपये बचा था, कितने, 5,000 शेयर्स पर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ये नंबर ऑफ शेयर्स प्लस दिस नंबर ऑफ शेयर्स, इसके बाद क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ शेयर्स से क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पर वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा हम लोगों ने एक शेयर के ऊपर कितना रुपीस छोड़ा, मतलब लॉस हुआ। ये तो टोटल अमाउंट, टोटल जितने थे ये टोटल के ऊपर हुआ ना। अभी हम लोग ये पता है कि हम लोग एक शेयर के ऊपर, क्योंकि ये जो है
₹60 ये एक शेयर के ऊपर पे करना है ना, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक शेयर के ऊपर हम लोग कितना लॉस हुआ। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल नंबर ऑफ, जैसे इधर पे टोटल नंबर ऑफ डेफिशिएंसी का टाइम, सॉरी अमाउंट का टाइम जैसा टोटल लिए थे शेयर्स के टाइम भी इसका टोटल अभी ले लेंगे। तो इसका टोटल कितना है 10,000 हो जाएगा। तो इससे क्या करूँगा इधर डिवाइड, जब 10,000 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कैलसी पे, तो डिवाइडेड बाय 10,000 किया तो कितना आ रहा है 49.9 आ रहा है। हाँ तो 49.9 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 49.9 रुपीज़ का वो मेरे को लॉस हुआ है, ठीक है ना। अभी बोला था क्या हुआ ये मेरे को लॉस। तो लॉस किस पे हुआ, ये पर शेयर पे। तो लॉस पर शेयर मेरा कितना हो इतना, और यही हम लोग को ढूंढना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा, क्योंकि यही हमारा बेस है। अभी हम लोग को एक शेयर के ऊपर कितना लॉस हुआ 49.9 का लॉस हुआ ना, समझा। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए रफ के लिए इसको 50 ले लेता हूँ। हम लोग को लॉस कितना हुआ, सपोज 50 का लॉस हुआ, ठीक है। अभी इसमें जो इसमें लोगों ने कितना पे किया था, 60 रुपये पे किया था। पहले वाले इसमें कितना पे किया था, 60 रुपये पे किया था। दूसरे वाले ने कितना पे किया था, 50 रुपये पे किया था, ठीक है। तो अभी 60 रुपये पे किया, इसका मतलब क्या, इसको लॉस कितने का होना चाहिए था, 50 का लॉस होना चाहिए था ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको -50 कर लेंगे, और इसने 50 ही पे किया था तो इसको भी -50 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका 50 - 50 कितना हो गया 0, क्योंकि इसने जितना पे किया था उतने का इसको लॉस हुआ। 50 का लॉस हो रहा है ना पर शेयर हम लोग को, तो इसमें इसने क्या किया था 50 ही पे किया था ना, 50 ही पे किया था और 50 का ही लॉस हुआ, तो 0 हो गया, नील, समझा। वैसे इसने क्या किया था 50 नहीं 60 रुपये इसने पे किया था, ज़्यादा पे किया था। तो 60 रुपये इसने पे किया था, बट लॉस कितने का 50 रुपये का। इसका मतलब क्या 10 रुपये इसने एक्स्ट्रा बचा है कंपनी के पास इसका, तो कंपनी क्या करेगी, इसको ये एक्स्ट्रा 10 रुपया पे करेगी। तो ये जो पेमेंट होगी ना, एक की कंपनी किसको पे करेगी, ये वाले बंदे को पे करेगी, समझा कैसे होगा। तो अभी ये इसको हम लोग 50 के जगह पे अभी हम लोग एक्चुअल हम लोग का लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल हम लोग को कितना 50 है। अभी 50 पहले जाके किससे होगा, तो इसको एक्चुअल में एग्जाम में कैसे लिखना है उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट रिफंडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्या, तो पहले वाला जो हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर था उसका वैल्यू, सॉरी इधर ही लिखा है मैंने, इसमें देख रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है ये कितना था 60 पेयर था। तो 60 लिख लेने का पहले जितना ये था, उसमें से माइनस कर लेंगे जो हम लोग का लॉस था, ठीक है, समझा इतना। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर ऑफ शेयर से, तो सीधा सीधा उसका आंसर मिल जाएगा, समझा। अभी मैंने फर्स्ट वाले का किया, ये वाला 2 टाइप का था, एक ये 1 वाला था, एक ये 2 वाला था। तो 1 वाले के लिए हो गया तो इसका आंसर इधर आ जाएगा। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए भी सेम अमाउंट, अभी इसको रिफंड होगा कि क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट, अगर इससे हम लोग को लेना है तो रिफंडेड के जगह पे दूसरा नाम आ जाएगा, रिफंडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी रिफंडेड हम लोग पे कर रहे हैं इसलिए हम रिफंड वर्ड यूज़ करें, तो हम लोग उससे लेंगे तो रिसीवेबल वर्ड यूज़ करेंगे, तो अमाउंट रिसीवेबल आ जाएगा वो टाइम, समझा। तो अभी उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप एक काम कर सकते हो, ये रिफंडेड वर्ड को पहले डालो ही नहीं, ठीक है। अगर इधर पे है ना अमाउंट आपको निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या, हम लोग को लेना है, रिसीव करना है, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको अमाउंट निगेटिव आएगा इधर पर, इसका मतलब क्या है कि आपको पैसा रिसीव करना है, और अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि आपको पैसा दे रहा है। ये मैंने शॉर्टकट निकाला हूँ, तो ये शॉर्टकट है, प्लस माइनस है, याद रखने का। एक्चुअल लॉजिक क्या है मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर सेकेंड वाले ने कितना पे किया था 50 पे किया था, और हम लोग का अभी इधर पे कितना आया, सॉरी ये तो अपना ये था ना, ये तो 50 शेयर्स लिया था मैंने, एक्चुअल में कितना आ रहा था 49.9 और 50 - 49.9, ठीक है, ये हो गया। देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स को, कितने 5000, तो इसके बाद आ जाएगा मेरे को इसका आंसर। तो अभी इसको हम लोग करके देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। तो 60 - 49.9 into 5000 कितना आया 50,500, ठीक है, रुपीज़। ये क्या आया इन रुपीज़,
मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझेगा अच्छे से। ये कितना आया ₹50,500, ठीक है। देन वैसे अभी इसका क्या, इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे। क्या 50 माइनस 49.9 इंटू 5000 कितना आया 500। इसका रुपीज़ कितना आया 500। तो आप जब इस दोनों का टोटल करोगे ना 1 + 2 करोगे तो ये देखो 500 + 50,500 तो टोटल ही 51,000। समझा। तो ये अभी कैसे जा रहा है, तो इसका यही वर्किंग था, क्या था इतना, ये इधर से। समझा। अभी ये कैसे पता चला, अभी ये देखो इसने पे कितना किया था, 50 रुपीज़ पे किया था। अभी देखो हमको पॉजिटिव में ही आंसर आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये होगा रिफंड होगा, हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव आया था, ये तो मेरा लॉजिक था, प्लस माइनस वाला लॉजिक, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझते पीछे का क्या था। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, फिर से एक बार बता दे रहे। 50 रुपीज़ हम लोग ने पे पहले से कर दिए थे। हम लोग ने अभी लॉस कितने का हुआ 49.9 रुपीज़, 49.9 का हुआ, और हम लोग ने 50 रुपये पे किए थे, मतलब कि 0.1 रुपीज़ हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किए थे। अभी जब हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे तो एक्स्ट्रा को रिटर्न तो लेंगे ना, लॉस से जो भी हम लोग ज़्यादा पे करेंगे उसको रिटर्न लेंगे, तो वही 0.1 रिटर्न लेंगे हम लोग। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को देना पड़ेगा, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर को पैसा आएगा। समझा। तो इसके लिए वो 0.1 क्या कंपनी के पास से गया, कंपनी के पास से गया मतलब कंपनी ने रिफंड किया। समझा। और अगर यही, अगर ये बंदा 50 नहीं देके 40 रुपीज़ ही पे करता पहले, तो अभी इधर क्या हो जाता निगेटिव, मतलब इसने 40 रुपीज़ पे किया और लॉस 49 का हुआ, मतलब जितना इसने पे किया था उससे ज़्यादा का लॉस हुआ। तो कंपनी ऐसे टाइम पे क्या करती है कि जितना भी लॉस होता है ना उतना पैसा ही खाली रिकवर कर लेती है अपने शेयर होल्डर के पास से, बाकी का ऊपर से पूरा पैसा नहीं लेती है। तो वो टाइम पे इधर पे हम लोग क्या करते थे, रिसीव करते थे, कंपनी क्या करती थी रिसीव, और शेयर होल्डर क्या करते थे पे। समझा। तो यही था ये पूरे इसके अंदर, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था जो कि हो गया, और आपका ये आंसर है और ये इतना है। ये तो मैंने ऐसे ये टाइम पास था, पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताना था, समझाने के लिए ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जाम में आपको ये इतना ही है, एग्जाम में आपको इतना आंसर हो गया, ठीक है। सो इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, गो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट करके मेरे को बताओ कि ये कैसा था, ठीक है। बाय।